हेलो स्टूडेंट, मैं दयाशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल क्लास के अंदर। और कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के अंदर रेफरिंग पैरामीटर्स और हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिससे एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आ जाता है। अब जितने भी टॉपिक आएंगे ट्रांसफार्मर में आज से लेके, ठीक है, सिंगल फेज में, तो वहां से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई मेरे YouTube चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी क्लास हो तो आपको मिस ना हो, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक चीज और ध्यान रखें, जो नए बच्चे हैं उनको मैं फिर बता देता हूँ, PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लास होने के जस्ट बाद मैं PDF अपलोड कर देता हूं जो भी क्लास आज हुई है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर लॉसेस और लॉसेस को मेजर करने वाले दो टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेस होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में मेनली 4 लॉसेस मैंने दिखा रखे हैं। कोर लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस, कॉपर का मतलब जो वाइंडिंग में लॉसेस होते हैं ना, क्योंकि वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर तो कॉपर की नहीं होती है। कोर तो आपको पता है सॉफ्ट आयरन मटेरियल, सिलिकॉन स्टील मटेरियल होता है। कॉपर लॉसेस को ओमिक लॉसेस भी कहते हैं। ओमिक लॉसेस का मतलब है बच्चों, अगर कॉपर की वाइंडिंग है आपके पास तो उसमें I2R लॉसेस होंगे, R का मतलब ओमिक, तो इसका दूसरा नाम है ओमिक लॉसेस भी है। और इसे वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं। देखो बच्चों, मटेरियल पे डिपेंड करता है, आप अलग अलग मटेरियल लो, कॉपर की लो या कुछ भी लो, तो ये वेरिएबल लॉसेस भी हैं। इसके बाद में हम स्ट्रे लॉसेस पढ़ेंगे। ध्यान रखें, मेनली हम इन दो लॉसेस के बारे में ही डिस्कस करते हैं ट्रांसफार्मर में, और ये जो लॉसेस हैं यही मेनली अक्कर होते हैं, लेकिन ये भी बहुत कम होते हैं। तो आप यूं मान के चलो कि ये तो नेग्लिजिबल लॉसेस हैं। समझ गए हो कहानी। स्ट्रे लॉसेस, अब ये स्ट्रे लॉसेस क्या होते हैं? देखो बच्चों, जब ट्रांसफार्मर की कोर में, आगे मैंने ये लाइन लिखी हुई है, जब ये लॉसेस बताऊंगा इनके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस जानना है कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसमें जब फ्लक्स लीक होता है, आपका फ्लक्स लीक होगा तो ट्रांसफार्मर का जो टैंक है, अगर ये लीकेज फ्लक्स आपके ट्रांसफार्मर के टैंक से लिंक होता है तो इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस होता है, और उस एडी करंट के कारण होने वाले लॉसेस हैं, ठीक है। समझ गए कहानी। उसी तरह ट्रांसफार्मर के अगर ये लीकेज फ्लक्स कंडक्टर से लिंक होता है तो कंडक्टर में होने वाले लॉसेस। उसके बाद में डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस की बात करें तो बच्चों आपको एक चीज पता होगी, ट्रांसफार्मर के टैंक में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो ऑयल एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में होने वाले लॉसेस, ऑयल के अंदर होने वाले लॉसेस क्या हैं? आपके डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस हैं। इसके अलावा जो हार्ड इंसुलेशन है, आपका इंसुलेशन भी एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो हार्ड इंसुलेशन के अंदर होने वाले लॉसेस को भी हम क्या कहते हैं? डाइइलेक्ट्रिक लॉसेस कहते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर में दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक तो एडी करंट लॉस होता है और एक हिस्टैरिसीस लॉसेस होता है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे और कॉपर लॉसेस पढ़ेंगे। इन दो लॉसेस का बस आपको नाम याद रखना है कि ये लॉसेस भी होते हैं बट न के बराबर, क्योंकि यही लॉसेस बहुत कम होते हैं बच्चों, इसीलिए तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आपको पता होगी 95% से ऊपर होती है। समझ रहे हो कहानी। कोर लॉसेस को मेजर करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट, उसकी बात करेंगे। और कॉपर लॉसेस को मेजर करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉसेस के बारे में, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों कोर लॉसेस के बारे में। तो कहने का मतलब जो लॉसेस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर हो, और कोर के अंदर बच्चों मैं स्टार्टिंग से ही आपको बताता आ रहा हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल में दो टाइप के कोर लॉसेस होते हैं। एक तो है आपका पीएच, जो डिपेंड करता है मटेरियल पे। अगर मटेरियल आपने हाई परमिएबिलिटी मतलब लो रिलेक्टेंस लिया है तो पीएच कम होता है, और अगर आपने जिसका बीएच लूप वाइड हो मतलब बड़ा हो, उसके अंदर ये वाले लॉसेस ज्यादा होते हैं। और एडी करंट लॉसेस मैंने बताया था कि कोर में
आप सप्लाई बंद कर दो, उसके बाद भी आपको पता है कि जगह जगह ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ना। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण अब ये आपने अगर आयरन का मटेरियल लिया तो थोड़ा बहुत तो इसका रेजिस्टेंस होगा, तो ईएमएफ मिल ही गया और रेजिस्टेंस मिल ही गया। उसके बाद इन दोनों कंपोनेंट का पता चलने के बाद इसमें करंट फ्लो होगा जिसका नाम है एडी करंट, उसके कारण लॉसेस। इनका जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था, ये कभी किसी के लिए चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि कोर है। कोर तो चाहे ट्रांसफार्मर की हो, चाहे मोटर की हो, जनरेटर की हो, किसी की भी हो, है ना। तो उनके अंदर लॉसेस तो यही रहेंगे, क्योंकि मटेरियल तो वही लोगे आप, मैग्नेटिक मटेरियल तो वही होगा आपका। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस मैंने रिलेशन बताया था, के एच, बी एम एक्स, एफ और वी। हमें यहाँ पे मेनली जो जरूरत पड़ेगी वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की पड़ेगी। एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला bm स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, एक आधा क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है एडी करंट लॉसेस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये सब ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें मेनली बच्चों कोर लॉसेस में इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी अभी आगे। एक तो हिस्टेरेसिस लॉसेस में bm और f, bm की पावर x इंटू एफ, ये आपके हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं, और एडी करंट लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू bm स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। अब देखो बच्चों एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको केस 1 दिया है। केस 1 का मतलब है, अगर बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको बोले कि वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब V बाई एफ क्या है, कांस्टेंट है, और V तो वैसे कांस्टेंट ही रहता है, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो बच्चों सीधी सी बात है, मैंने आपको जब ईएमएफ इक्वेशन बताई थी तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था, तो वहां पे मैंने लिखा था bm बराबर ई आर एम एस अपॉन एफ, तो मैंने बोला था आगे इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ उस चीज को। मैं कह रहा हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो V बाई एफ कांस्टेंट है। अगर बच्चों V बाई एफ हमारा कांस्टेंट है तो डेफिनेटली bm कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमें पता है कि pH बराबर होता है bmx इंटू एफ। अगर बच्चों ये भी कांस्टेंट हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि pH इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि बच्चों अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसको हटा के आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। इसका मतलब अगर V बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट रहता है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आपके हिस्टेरेसिस लॉसेस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है तो आपका pH बढ़ेगा, समझ रहे हो कहानी। और अगर किसी के अंदर एडी करंट लॉसेस की बात करें इसी कंडीशन में, केस 1 में, तो bm कांस्टेंट रख दोगे इसको, तो आपका फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये दो रिलेशन याद रखो। ओके, नेक्स्ट दूसरा केस ये है बच्चों कि अगर आपका V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो डेफिनेटली बच्चों bm भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर bm कांस्टेंट नहीं है तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एज ए वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है। और bm मैंने अभी आपको बताया था V बाई एफ होता है, और x बच्चों जनरली हम 1.6 लेते हैं, बुक्स में आपने देखा ही होगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही रख दिया 1.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको V 1.6 अपॉन F 0.6 मिलेगा। V मैंने बता ही दिया बच्चों, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, बस फ्रीक्वेंसी को चेंज या वो सब करते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे हो तो ये क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहने का मतलब pH बराबर 1 अपॉन एफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं रहता है तो आपका फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन, हिस्टेरेसिस लॉसेस। और एडी करंट लॉसेस आपका bm की जगह रख दोगे V बाई एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल होगा। तो एक पॉइंट नोटिस करो, एडी करंट लॉसेस अगर V बाई एफ हमारा कांस्टेंट नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, क्योंकि V को चेंज नहीं करते बच्चों, वो तो सप्लाई है, वो हमारा एज इट इज रहेगा। चेंज होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कांस्टेंट है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि फ्रीक्वेंसी पे एडी करंट लॉसेस से डिपेंड ही नहीं कर रहे, समझ रहे हो। जब V बाई एफ हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ओके,
तो ये केसेस याद है, एंड पे न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल देखो कैसा आता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों, इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, पहले तो एक बात आओ, क्या V बाई एफ कॉन्स्टेंट रहेगा? क्या भाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब V बाई एफ को चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, अगर कांस्टेंट नहीं है तो रिलेशन लगेगा हमारा ये वाला, PH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एडी करंट हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाए और सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए, तो आपका पीएच और पीई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना, रिलेशन लिखना है सीधा डायरेक्ट। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो जाएंगे और एडी करंट लॉसेस कभी चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब पीएच तो डिक्रीज होगा और एडी करंट लॉसेस हमारे अफेक्टेड नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पे इंक्रीज नहीं लिखेंगे, ये मैंने बाई मिस्टेक लिखा है, यहाँ पे आप लिखोगे डिक्रीज किया है। ओके, करेक्शन करेंगे बच्चों, क्या किया है? डिक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया। ओके, कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, देन व्हाट विल इफेक्ट ऑन कोर लॉसेस? कोर लॉसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और प्लस ये भी पूछा है कि मैग्नेटाइजिंग करंट पे क्या असर पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखो। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो पहले कोर लॉसेस की कहानी लिख लेते हैं। कोर लॉसेस आपको पता ही है, पीएच प्लस पीई होगा। अब बच्चों पीएच और पीई डिसाइड करेंगे कि कोर लॉसेस बढ़ेंगे या वही रहेंगे या कम होंगे। तो बच्चों सीधी सी बात है, V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो पीएच बढ़ेगा, और आपको पता है कि जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं होता तो एडी करंट लॉसेस तो एज इट इज रहेंगे। इसका मतलब बच्चों पीएच बढ़ गया, एडी करंट लॉसेस एज इट इज है, तो कोर लॉसेस हमारे बढ़ेंगे। तो आंसर क्या आएगा? कोर लॉसेस विल इंक्रीज। अब सुनो इधर, PM होता है V बाई एफ। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, ऐसे उल्टा चलना है अपने को, मैंने एक रिलेशन बनाया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो BM इंक्रीज होगा। अब आपको पता है कि बच्चों BM अगर इंक्रीज हो रहा है तो BM बराबर होता है फाई अपॉन ए, होता है कि नहीं होता? पहले ये बताओ, फाई अपॉन ए होता है। अगर BM डिक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा फाई भी इंक्रीज होगा। अब आपको एक चीज पता है कि फाई इंक्रीज हो रहा है तो कोर का मैग्नेटाइजिंग करंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि कोर में जितना मैग्नेटाइजिंग करंट होता है उतना ही मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होता है। इसका मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट आपका इंक्रीज होगा अगर ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। ओके, समझ गए कहानी? ये करेक्शन कर लेना बच्चों, यहाँ पे इंक्रीज की जगह आप लिखोगे डिक्रीज, और अगर आप इंक्रीज की तरह लेना चाहो तो यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज दिखाना है। समझ गए हो कहानी? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी इसी पे है बच्चों। एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पीएच मतलब हिस्टेरेसिस लॉसेस आपको दे रखा है 200 वॉट, एडी करंट लॉसेस दे रखा है 100 वॉट। आपको बोला है देन फाइंड आउट टोटल कोर लॉसेस एट 60 हर्ट्ज। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, अब जनरल रिलेशन लगाना है आपको हिस्टेरेसिस लॉसेस का, बाकी सारी चीजें हमें दी नहीं। तो आपको पता है बच्चों पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 60 हर्ट्ज पे पीएच निकाल लेते हैं। 50 हर्ट्ज पे पीएच कितना दिया हुआ है सर? 50 हर्ट्ज पे पीएच हमें दिया हुआ है 200 वॉट। तो कहने का मतलब PH1 हमें दे रखा है 200 वॉट। F2 बच्चों 60 हर्ट्ज हो गया, F1 हो गया हमारा 50 हर्ट्ज। इसका मतलब F2 अपॉन F1 इंटू PH1। PH1 का वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा? PH2 240 वॉट। फिर बच्चों PE1 दे रखा है हमें, एडी करंट लॉसेस आपको पता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं।
अब बच्चों P1 आपको दिया हुआ है कितना 100 वाट, तो 100 वाट आप ले लो, फ्रीक्वेंसी F2 और F1 का वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो। P2 कितना आ जाएगा 144 वाट। अब एक चीज ध्यान दो, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस को ऐड कर दो, 240 प्लस 144 कितना आ गया 388 वाट आ गया। समझ गए कहानी? तो अब एक चीज बताओ, यही आपसे पूछा था कि टोटल कोर लॉसेस बताओ, तो पीएच और पीई को ऐड कर दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल लॉसेस आ सकता है बच्चों एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। अब एक छोटी सी चीज और है, इस पे एक बार एसएससी में न्यूमेरिकल आया था, 2015 का है, पता नहीं 2016 का है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कोर लॉसेस। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कोर लॉसेस को जो लीनियर इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, इससे कंपेयर करके ग्राफ की फॉर्म में सेपरेटली दिखाते हैं। देखो कैसे, आपको पता होगा बच्चों कोर लॉसेस होता है पीएच प्लस पीई। अभी आपने पीछे देखा न्यूमेरिकल के अंदर कि जो पीएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ। सही है कि नहीं है? सही है। इसका मतलब बाकी चीजें कांस्टेंट है, अगर बाकी कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को मैं मान लेता हूं ए। कहने का मतलब पीएच बराबर मेरा मैंने लिख लिया ए एफ। आप कुछ भी मान सकते हो बच्चों, ठीक है। और एडी करंट लॉसेस को मैंने लिख दिया बी एफ स्क्वायर। अब सुनो इधर ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने कॉमन, तो मेरे पास एक इक्वेशन आई कोर लॉसेस चेंज विद फ्रीक्वेंसी, कि कैसे चेंज होते हैं। पीसी अपॉन एफ बराबर ए प्लस बी एफ। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान दें, अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं हमारी मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन से, तो मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन से y आपको क्या मिलेगा सर? y मिलेगा कोर लॉसेस अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब आपका y तो हो गया पीसी अपॉन एफ। अब बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ओनली a है, करेक्ट है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो गया x। इसका मतलब जो x है वो फ्रीक्वेंसी है। और m हो गया स्लॉप, और स्लॉप यहाँ पे क्या है बच्चों? अगर इनको कंपेयर करें तो स्लॉप है b। अब बच्चों इसको हमें दिखाना है तो सबसे पहले तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें, और ये कांस्टेंट वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? जब x का वैल्यू 0 होगा तो c बराबर क्या आएगा बच्चों? y आएगा, y आएगा। इसका मतलब pc अपॉन f, तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, तो कांस्टेंट आपका ये हो गया c बराबर a। अब बच्चों m बराबर b, आप अगर आप देखो तो एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियरली चेंज होगा b, तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया f के साथ। अब बच्चों ये वाला जो गैप होता है आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये गैप देते तो सीधा ये वाला गैप होता है हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस जो कांस्टेंट है, और ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है ये बी एफ स्क्वायर है, और ये स्लॉप है आपका m बराबर b, और y बराबर है आपका pc बाई f। ठीक है, तो बस आपको ये स्लॉप माइंड में रखना है, इसे ही कहते हैं सेपरेशन ऑफ कोर लॉसेस, कि आपने सेपरेटली दिखा दिया ग्राफ के अंदर। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो आया था एसएससी में वो मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो इधर, इन ए ग्राफ डायमेंशन गिवन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मतलब ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर किस मटेरियल की बनी है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी है। डेफिनेटली बात सही है, सही है। लॉसेस चेंज विद फ्रीक्वेंसी, मतलब ग्राफ के अंदर आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लॉसेस दिखा रखे हैं जो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहे हैं। उन्होंने बोला फाइंड आउट पीएच एंड पीई at 100 Hz frequency if the material core losses occur। अगर मान लो मटेरियल में कोर लॉसेस हो रहे हैं और ये ग्राफ आपको बच्चों दिया हुआ है, तो अब बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको स्लॉप दे रखा है। स्लॉप का मतलब आपको m, और m हमने क्या माना था बच्चों? b माना था, आपको याद होगा। इसका मतलब b दिया हुआ है 0.01, और ये वाला गैप दिया हुआ है। इस गैप को हमने क्या माना था बच्चों? कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा क्या था? a था।
बस कुछ नहीं है, ये डेटा हमें गिवन है। अब हमें पता है कि pH बराबर AF होता है, तो A का वैल्यू रख दो। F कितना है 100 हर्ट्ज पे निकालना है, तो ये वैल्यू रख दो, 1 वोल्ट हो गया। PE बराबर BF स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, 0.001 इंटू 100 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 10 वोल्ट हो गया। समझ गए कहानी? तो बस आपको स्लॉप के डेटा याद रखने हैं, न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा। और एयरली आता है ये न्यूमेरिकल, जो पहले न्यूमेरिकल कराए हैं वो आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों इधर, अब मैं ये टेस्ट बीच में ही ले रहा हूं सर, लॉसेस तो एक ही बताया, टेस्ट कैसे आ गया पहले। तो देखो बच्चों, कोर लॉसेस हुआ है, तो कोर लॉसेस के अंदर जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस हैं, तो उनको मेजर करने के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ट्रांसफार्मर में, ओपन सर्किट टेस्ट। इसलिए ये मैं पहले ही ले रहा हूं। अब थोड़ा देखो ध्यान से, सेकेंडरी ओपन, ये जो ओपन सर्किट टेस्ट है किधर परफॉर्म होता है, ये पहला पॉइंट है। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म होता है, और हाई वोल्टेज साइड को रखते हैं ओपन, इसीलिए इसको कहते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, अब बच्चों ओपन सर्किट टेस्ट का अरेंजमेंट मैंने दिखा रखा है। ठीक है, सेकेंडरी ओपन है, नो लोड है, हाई वोल्टेज साइड है, जो कि नंबर ऑफ टर्न मैंने ज्यादा दिखाया है। ध्यान रखना, ओपन सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चों आपने हाई वोल्टेज साइड इधर रख दी जहां से सप्लाई दे रहे हो, तो आपको पता है एक चीज कि हाई वोल्टेज के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट भी ज्यादा होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा क्योंकि बच्चों डेफिनेटली बात है भाई, आप सप्लाई हाई कर दोगे तभी तो इधर हाई वोल्टेज मिलेगा। अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा तो सेकेंडरी अगर आप लो वोल्टेज ओपन रख रहे हो, क्योंकि एक तो हाई होगी एक लो होगी, अगर आपने जिधर परफॉर्म कर रहे हो उधर हाई वोल्टेज साइड ले ली तो बच्चों वोल्टेज ज्यादा होगा, तो क्या कोर के अंदर फील्ड ज्यादा नहीं होगा क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड? अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा होगा तो क्या कोर लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे क्या बच्चों? ज्यादा होंगे ना। इसीलिए ध्यान रखना, ओपन सर्किट टेस्ट ऑलवेज परफॉर्म्ड लो वोल्टेज साइड एंड हाई वोल्टेज साइड कीप ऑलवेज ओपन। और इसको ओपन करने के लिए या तो आप इसे हाईली इंसुलेट कर दें, हाईली इंसुलेट कर देंगे करंट वैसे ही नहीं जाएगा क्योंकि इंसुलेशन करंट का अपोज करेगा, तो वैसे ही ओपन सर्किट की तरह ये ट्रीट होगा। डेफिनेटली बात सही है, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, लॉसेस को मेजर करने के लिए वाटमीटर लगाएंगे, क्योंकि लॉसेस क्या होते हैं, पावर, तो पावर को मेजर करने के लिए वाटमीटर लगाएंगे। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो वाटमीटर आपने लगाया है इसका पावर फैक्टर क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मैं डिस्कस करूंगा अभी बाद में। वोल्ट मीटर चाहिए हमें, एमीटर चाहिए, और सप्लाई हम दे रहे हैं। सप्लाई के लिए हमने बच्चों इस्तेमाल किया है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर इसलिए किया है ताकि लो वोल्टेज सप्लाई कर सके। समझ गए कहानी, ओके। अब देखो जरा इधर, ओपन सर्किट टेस्ट ऑपरेट ऑन प्राइमरी लो वोल्टेज साइड। समझ गए, ये पॉइंट मैंने बताया, लो वोल्टेज साइड क्यों ऑपरेट करते हैं। अगर आपने सप्लाई हाई वोल्टेज ले ली तो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा होने के कारण कोर के अंदर मैग्नेटाइजिंग मतलब कोर लॉसेस ज्यादा होंगे, तो हमें वो कम रखने। इन ओपन सर्किट टेस्ट सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी आर रेटेड। रेटेड का मतलब है बच्चों सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट होनी चाहिए, रेटेड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखो इधर, अगर बच्चों आपने वोल्टेज को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, रेटेड से ज्यादा कर दिया, तो बीएम बच्चों बढ़ेगा, और अगर बीएम बढ़ेगा तो आपका डेफिनेटली बच्चों जो बीएच लूप होगा वो अपने आप बड़ा होगा। बड़ा होगा तो सीधी सी बात है फाई भी बढ़ेगा, और फाई बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेंगे, ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो पीएच सॉरी ये जो आपके कोर के लॉसेस है ये भी बढ़ेंगे, तो ये हम चाहते नहीं। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट सप्लाइड बाय रेटेड वोल्टेज एट रेटेड फ्रीक्वेंसी। अगर आपने थोड़ा सा भी वोल्टेज चेंज कर दिया तो आईएम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लॉसेस क्रिएट कर देगा। समझ गए कहानी, ओके। आगे देखो,
ओपन सर्किट टेस्ट ओनली मेजर कोर लॉसेस। देखो बच्चों, केवल आयरन लॉसेस मेजर करता है। इसका कारण क्या है? देखो, सेकेंडरी साइड हो गई ओपन, ये अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि वो हाई वोल्टेज थी। अगर बच्चों सेकेंडरी साइड ओपन होगी तो ट्रांसफार्मर में ओनली कौन सा करंट फ्लो होगा, ये बताओ मेरे को। सर, नो लोड करंट। अगर बच्चों प्राइमरी साइड नो लोड करंट फ्लो होगा तो आपको पता है ये नो लोड करंट तो बहुत ही कम होता है, 2 से 5% होता है कि नहीं होता? अगर ये 2 से 5% है तो आप मेरे को ये बताओ कि आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? मतलब कॉपर लॉसेस हैं ये, कम होंगे या ज्यादा होंगे? बहुत ही कम होंगे। इसीलिए बच्चों वॉट मीटर जो है प्राइमरी साइड लगा हुआ है, लो वोल्टेज साइड, वो हमेशा आयरन लॉसेस ही मेजर करेगा, क्योंकि ओपन सर्किट के केस में ट्रांसफार्मर में ओनली नो लोड करंट फ्लो होता है। नो लोड करंट बहुत कम होता है और कम होने के कारण आई स्क्वायर आर लॉसेस हमारे बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब सुनो इधर, अगर बच्चों नो लोड करंट ही फ्लो होगा तो मैंने आपको बताया था कि ओपन सर्किट ब्रांच ही दिखाएंगे, क्योंकि यही हमारी कोर ब्रांच है। यही हमारी कोर ब्रांच है ना। यहाँ पे XM लिख लेना बच्चों। भाई हम कोर लॉसेस मेजर कर रहे हैं तो खाली कोर ब्रांच दिखाएंगे। अब कोर ब्रांच आपको पता है मैंने इक्विवेलेंट सर्किट में बनाई थी, वो यही होती है। ये हमारा एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, ये हमारा नो लोड करंट, ये हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। अब इसका फेजर बनाओ बच्चों। तो फेजर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। फाई है, फाई के रिस्पेक्ट में IM आ जाएगा, IW एक्टिव कंपोनेंट है, I नॉट आ जाएगा। और हाँ, अब सुनो इधर, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर जो वॉटमीटर आपने इस्तेमाल किया है बच्चों, जो वॉटमीटर आपने ये लगाया है, 1 मिनट बैक चलता हूं मैं, ये वाला वॉटमीटर ही तो लॉसेस मेजर करेगा। तो ये वॉटमीटर का पावर फैक्टर कितना होता है? जिन्होंने प्रैक्टिकल ढंग से किया हुआ है उनको पता होता है कि ये पावर फैक्टर जो होता है ओपन सर्किट टेस्ट में, जो वॉटमीटर का पावर फैक्टर होता है वो बहुत ही कम होता है। कम क्यों होता है? देखो जरा इधर, कल ही मैंने बात की थी, जो नो लोड एंगल है मतलब फाई नॉट जो है वो 70 से 75 डिग्री के आसपास होता है। अगर बच्चों आप पावर फैक्टर निकालने जाओगे तो ट्रांसफार्मर का नो लोड पावर फैक्टर 0.2 लैगिंग आएगा। इसका मतलब बच्चों वॉटमीटर भी तो 0.2 लैगिंग पावर फैक्टर वाला ही इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए ध्यान रखना, ओपन सर्किट टेस्ट में वॉटमीटर का पावर फैक्टर लो होता है। कितना होता है? 0.2 लैगिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ आगे। नो लोड ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर इज वेरी लो, ये आपको पता है। सो मतलब इस कारण, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओपन सर्किट टेस्ट लो पावर फैक्टर वॉटमीटर इज यूज्ड। ये मैंने अभी डिस्कस किया, ये याद रखना एग्जाम के लिए। ओके, वॉटमीटर शो आयरन लॉसेस, कि वॉटमीटर आयरन लॉसेस दिखाएगा, ये मैंने अभी डिस्कस किया। कॉपर लॉसेस क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि बच्चों अगर ओपन हो जाएगा तो प्राइमरी साइड ओनली नो लोड करंट होगा, नो लोड करंट बहुत ही कम होता है, इसलिए आई स्क्वायर आर वैसे ही कम होंगे। समझ गए कहानी? तो ओनली क्या मेजर करेगा वॉटमीटर? कोर लॉसेस मेजर करेगा। अब बच्चों ये फेजर मैंने दोबारा बनाया हुआ है। अब बच्चों इस फेजर से अगर मैं आई नॉट निकालूं तो आई नॉट आपको पता ही है, IW का स्क्वायर प्लस IM का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट आएगा। ये फॉर्मूले याद रखो, मैं कल न्यूमेरिकल करूंगा इन पे। ठीक है, तो आपके नो लोड पावर लॉसेस क्या आ गए? नो लोड पावर लॉसेस होंगे मेरे वोल्ट मीटर से आपने जितना वोल्टेज मेजर किया है, नो लोड करंट, नो लोड पावर फैक्टर, VI नॉट cos फाई नॉट। ओके, अब एक चीज ध्यान दो बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए ये वाला जो ट्राइएंगल है, ये जो ट्राइएंगल है मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो कहने का मतलब ये सुविधा के लिए मैंने सीधा करके बना दिया है। अब एक बात आओ बच्चों, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट कितना होगा? क्योंकि 2 ब्रांच थी ना कोर के अंदर, तो कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाता है ना, तो आपको पूरा इसका डेरिवेशन अप्रोच पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो RW है, इसके अंदर करंट जा रहा था आपका IW। अब आपको एक चीज तो पता है कि IW जो करंट है वो I नॉट की टर्म में होगा।
तो आई नॉट की टर्म में निकालने के लिए एक चीज बताओ, ये हो गया आई एम, ये आई नॉट और ये आई डब्ल्यू। तो आप ये बताओ हाइपोटेनस और बेस में क्या रिलेशन होता है, मतलब कर्ण और आधार में क्या रिलेशन होता है। तो आधार बटा कर्ण की अगर बात करें तो हम इसको लिखते हैं कोस थीटा से, तो आई डब्ल्यू आपका आएगा आई नॉट कॉस फाई नॉट। सिमिलरली बच्चों आई एम आई नॉट की टर्म में निकालो, आई एम को निकालो आई नॉट की टर्म में, ये आई एम है। तो आपको पता है कि लंब बटा कर्ण, कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा साई फाई नॉट। तो आपके पास मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम कितना आ जाएगा, आई नॉट साइन फाई नॉट। ये कुछ रिलेशन याद कर लो बच्चों। बाय ओपनिंग हाई वोल्टेज साइड इन ओपन सर्किट वी ऑब्टेन लो आयरन लॉसेस। तो ये मैंने बता दिया था, क्योंकि बच्चों प्राइमरी साइड अगर आप हाई वोल्टेज लोगे तो लॉसेस ज्यादा होंगे, समझ रहे हो कहानी। ओके, तो ये थे ओपन सर्किट टेस्ट का एनालिसिस। तो ओपन सर्किट टेस्ट ने कौन से लॉसेस मेजर किए, कोर लॉसेस। ठीक है, तो हम कोर लॉसेस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉपर लॉसेस के बारे में और उसका टेस्ट। कॉपर लॉसेस बच्चों कुछ नहीं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉपर है, जो वाइंडिंग है, उसके अंदर होने वाले लॉसेस। और इसको किससे दिखाते हैं, आई स्क्वायर आर से। और ये इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ओमिक लॉसेस हो गया, या इसे वेरिएबल लॉसेस भी कहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्योंकि बच्चों हिस्टेसिस और आयरन जो लॉसेस हैं, एडी करंट लॉसेस हैं, जो कोर लॉसेस हैं, वो तो एक बार जो आपने कोर ले ली वही रहना है, फिक्स रहना है। समझ रहे हो बात को। कॉपर लॉसेस मेजर बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट। अब एक चीज ध्यान सुनो, मैं ओपन सर्किट टेस्ट के पॉइंट रिवाइज करता हूँ। ओपन सर्किट टेस्ट में पहला पॉइंट तो ये कि ओपन सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड ऑपरेट होगा, हाई वोल्टेज साइड ओपन होगी। लो वोल्टेज साइड ऑपरेट क्यों करते हैं, अगर आपने हाई वोल्टेज साइड ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया तो आईएम बहुत ज्यादा हो जाएगा कोर में। कोर में आईएम ज्यादा होने का मतलब कोर लॉसेस ज्यादा होंगे। समझ रहे हो कहानी। ओके, उसके बारे में मैंने बताया कि सप्लाई हमेशा रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे देते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। क्यों रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी पे इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी वी बढ़ा दिया तो वीएम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आयरन लॉसेस आपका ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो, बीएच लूप चौड़ा हो जाएगा। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें जो आप वॉटमीटर इस्तेमाल कर रहे हो उसका पावर फैक्टर होता है लो। लो क्यों होता है, क्योंकि वो मैंने फेजर डायग्राम बनाया था, तो नो लोड पावर फैक्टर कम होता है, इसलिए लो पे ऑपरेट होता है। ओके, ये चीजें आपको पॉइंट वगैरह ध्यान रखने हैं। ओके, अब शॉर्ट सर्किट में देखो क्या होता है। अब बच्चों एक पॉइंट तो क्लियर है कि ओपन सर्किट टेस्ट तो लो वोल्टेज साइड होता है। ओपन सर्किट क्यों बोला है, सॉरी ओपन सर्किट क्यों बोला है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड ओपन, सेकेंडरी साइड ओपन। शॉर्ट सर्किट क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेकेंडरी साइड को हम रखेंगे शॉर्ट। अगर बच्चों ये शॉर्ट है, ठीक है, तो आपको पता ही है कि करंट ज्यादा होगा और वोल्टेज क्या होगी, कम। इसलिए इसका जो ट्रांसफार्मर है वो सेकेंडरी साइड जो है वो शॉर्ट कर दिया और लो वोल्टेज है। इसलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा हाई वोल्टेज साइड ऑपरेट होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब आपकी बार हाई वोल्टेज साइड है और सेकेंडरी को शॉर्ट किया है। अब बच्चों एक बात क्लियर है कि शॉर्ट करोगे तो करंट एकदम से बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा तो एक चीज ध्यान रखना, ये या तो रेटेड करंट होना चाहिए या रेटेड करंट से कम हो सकता है, रेटेड करंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। अब सुनो इधर बच्चों, आप ये शॉर्ट सर्किट करोगे कैसे। तो बच्चों शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम एक मोटा कॉपर का वायर इस्तेमाल करते हैं। मोटा क्यों, थिक, थिक क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान है, एरिया बढ़ेगा तो आर कम होगा, आर कम होगा तो आर बहुत ज्यादा कम रखना है ताकि ये शॉर्ट की तरह व्यवहार करे। तो बस इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब परफॉर्म किया जाता है तो लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट किससे करते हैं, थिन कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर। तो आंसर आएगा थिक कॉपर वायर। क्यों, क्योंकि थिक होने से एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ओके, अब सुनो इधर ध्यान से, हाई वोल्टेज साइड ऑपरेट होगा। और एक चीज ध्यान रखनी है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वाटमीटर इस्तेमाल करते हैं उसका पावर फैक्टर जो है
वो ओपन सर्किट टेस्ट जितना नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा होता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब सुनो इधर ध्यान से। सप्लाई जो हमें देनी है वो रेटेड करंट और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे देनी है। मैंने रेटेड वोल्टेज की बात नहीं की है, मैंने किसकी बात की है? रेटेड करंट और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे। अब रेटेड करंट वर्ड क्यों लिखा है मैंने? ओपन सर्किट में रेटेड करंट नहीं लिखा था। रेटेड करंट इसलिए लिखा है बच्चों कि अगर हमारा रेटेड करंट से ज्यादा हो गया तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट रेटेड करंट से ज्यादा हो गया तो डैमेज हो सकता है ट्रांसफार्मर। समझ रहे हो कहानी? तो बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चों जो आप सप्लाई दे रहे हो स्टार्टिंग में, ये सप्लाई स्टार्टिंग में कम रखनी है। सर हाई वोल्टेज साइड ऑपरेट करवा रहे हो और सप्लाई वोल्टेज रखनी है कम। हाँ भाई कम रखनी है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर आपने सप्लाई वोल्टेज ज्यादा रखी तो एक चीज ध्यान रखना, V/F बराबर BM। क्योंकि अगर आपने सप्लाई ज्यादा दे दी वोल्टेज तो BM बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि थोड़े से V के लिए BM बहुत बढ़ जाता है, तो आपके आयरन लॉसेस भी होंगे। तो कहने का मतलब वाट मीटर आयरन लॉसेस भी मेजर करने लगेगा। तो आयरन लॉसेस हमें करने ही नहीं है, हमें कॉपर लॉसेस मेजर करने हैं। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के लॉसेस मेजर करने हैं। समझ रहे हो कहानी? इसलिए ध्यान रखना, सप्लाई वोल्टेज कम रखते हैं और 5% से भी कम रखते हैं टोटल वोल्टेज के, रेटेड वोल्टेज के। और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं और तब तक बढ़ाते हैं जब तक हमें हाई वोल्टेज नहीं मिल जाती। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये मैंने अभी बता ही दिया कि वोल्टेज को बढ़ाना नहीं है। अगर आप बढ़ाओगे तो ये होगा, क्या होगा? कोर का फाई बढ़ जाएगा, IM बढ़ जाएगा और कोर लॉसेस ज्यादा होंगे, जो हम चाहते नहीं है और चाहते नहीं है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। इसका मतलब अगर आप लेस देन 5% रखोगे, धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसमें, तो लो कोर लॉसेस, सो वाट मीटर ओनली मेजर कॉपर लॉसेस। समझ रहे हो? क्योंकि कोर लॉसेस होंगे तो वाट मीटर में ओनली जो लॉसेस आपको दिखेंगे वो कौन से दिखेंगे? कॉपर लॉसेस दिखेंगे। और अगर आपने ज्यादा रखी तो आपको वाट मीटर में कौन से लॉसेस दिखेंगे? कोर लॉसेस भी दिखेंगे, कॉपर लॉसेस भी दिखेंगे। समझ रहे हो कहानी? ओके, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के मेन पॉइंट मैं रिवाइज करता हूँ। सेकेंडरी लो वोल्टेज साइड शॉर्ट रखनी है, उसके लिए मोटा कॉपर का वायर इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट रेटेड करंट होना चाहिए, इसके लिए हमें रेटेड सप्लाई देनी पड़ेगी और रेटेड फ्रीक्वेंसी ये तो फिक्स है बच्चों। रेटेड फ्रीक्वेंसी इसलिए रखी है कि चेंज नहीं हो जाए, वरना BM आपका चेंज होगा और आपको पता ही है फिर कोर लॉसेस ज्यादा आने लगेंगे। कोर लॉसेस ज्यादा आएंगे तो वाट मीटर में लॉसेस ज्यादा मेजर करेगा, है ना? तो उसमें कॉपर भी होगा, कोर लॉसेस भी होगा। पावर फैक्टर 0.4 से 0.6 लैगिंग। ऑपरेट ऑन सेकेंडरी साइड मतलब लो वोल्टेज साइड। ओके, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे आओ। अब बच्चों इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट सर्किट लॉसेस मेजर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, प्राइमरी पैरामीटर को सेकेंडरी साइड रेफर करके इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है। अब बच्चों एक बात आओ, जब प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज सेकेंडरी साइड आएगी तो V1 डैश लिखेंगे, और ये V1 डैश जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। और V1 डैश को हम क्या लिखेंगे? जब बच्चों सेकेंडरी प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी साइड लेके आएंगे तो V1/K, और हमारा यहाँ पे K क्या है? N1/N2। बस ये चीज ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि कई किताबों में आप मल्टीप्लाई में K देखोगे, तो मल्टीप्लाई में जिन्होंने K लिखा होगा उन्होंने N2/N1 माना है टर्न रेशो को, और हमने क्या माना है? N1/N2, इसलिए अपॉन में है। बाकी जब आप ये N1/N2 रखोगे तो आंसर दोनों से ही सेम आने, ठीक है? ये हो गया सेकेंडरी साइड इक्विवेलेंट इंपीडेंस, और ये सेकेंडरी साइड आपका शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट जो लॉसेस होंगे, मतलब जो कॉपर लॉसेस होंगे, इस इंपीडेंस में जो होने वाले लॉसेस होंगे, वाइंडिंग लॉसेस, वो क्या होंगे? VSC ISC इंटू cos phi SC, और cos phi SC कितना है हमारा? 0.4 से 0.6 लैगिंग। अगर आपको सेकेंडरी रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ट्रांसफार्मर का, तो शॉर्ट सर्किट पावर अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट का स्क्वायर। अगर आपको इंपीडेंस निकालना है टोटल ट्रांसफार्मर का तो VSC/ISC कर दो।
अगर आपको रिएक्टेंस निकालना है तो Z02 का स्क्वायर माइनस R02 कर दो। अगर आपको शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर निकालना है तो R02 अपॉन Z02 कर दो। ये वाली सुविधा हमें कहाँ नहीं मिली? ये वाली सुविधा मतलब आप ओपन सर्किट टेस्ट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि ओनली कोर कंपोनेंट ही होता है। इक्विवेलेंट इंपीडेंस नहीं निकाल सकते, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो कहानी? लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट देखो। बाय ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंबाइंड रिजल्ट, मतलब इन दोनों के अगर रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो जाए तो हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि एफिशिएंसी में हमें ओपन सर्किट लॉसेस भी चाहिए, शॉर्ट सर्किट लॉसेस भी चाहिए। इसका मतलब एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन। इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट इफ ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन इन ट्रांसफार्मर, क्या होगा भैया ट्रांसफार्मर में? इसने बोला है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी। अभी बताया था बच्चों मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ जाएगा, लेकिन इसने मैग्नेटाइजिंग करंट वगैरह का तो कुछ बताया नहीं है। चलो इन्हीं में देख लो। आपको पता ही है इम्पीडेंस क्या होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, एक बार फिर देख लो। यही तो है इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस क्या है, यही तो है। और ये R02 प्लस X02, मैंने यहाँ पे बस R प्लस X दिखाया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आप समझ ही गए हो। अब बच्चों X आपको पता है 2πfL होता है। और ये क्या कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, अगर रिएक्टेंस बढ़ेगा तो मेरा इम्पीडेंस बढ़ेगा, इसका मतलब इम्पीडेंस तो इंक्रीज होगा। एक पावर फैक्टर का और पूछा हुआ है, वो भी देख लो। पावर फैक्टर अभी हमने फॉर्मूले में देखा था बच्चों, R2 अपॉन Z2, मतलब R अपॉन Z होगा पावर फैक्टर, करेक्ट है। अब आपको एक चीज तो पता ही है कि Z बढ़ रहा है। अगर बच्चों Z बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि cos फाई जो है मतलब पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों दो लॉसेस और बचे हैं छोटे से जो नेग्लिजिबल मानते हैं हम, कभी कंसिडर नहीं करते लेकिन कभी कभार पूछ ले। तो स्ट्रे लॉसेस मैंने बताया था बच्चों की ट्रांसफार्मर की ये जो कोर है इसमें जो फ्लक्स लीक हो रहा है ना, वो जब आपके ट्रांसफार्मर के टैंक से लिंक होगा तो ट्रांसफार्मर के टैंक का कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना, क्योंकि ये फ्लक्स लिंक होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे ईएमएफ आएगा मतलब वोल्टेज आ जाएगी, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस कुछ होगा तो उसके कारण एडी करंट होगा, और उस एडी करंट के कारण होने वाले लॉसेस को हम बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बच्चों मैंने बताया था ट्रांसफार्मर के ऑयल में या जो भी इंसुलेशन है उसके अंदर, तो ये दोनों ही लॉसेस हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये नेग्लिजिबल होते हैं, न के बराबर। ट्रांसफार्मर में ओनली जो लॉसेस कंसीडर किए जाते हैं वो कोर लॉसेस होता है और कॉपर लॉसेस होता है। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की क्लास। बाकी कल हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। आज से लेके अब जो बच्चों कल भी टॉपिक आएगा ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो टेलीग्राम चैनल को बच्चों ज्वाइन कर लेना, मैं उस पर पीडीएफ डालता हूँ अगर कोई नया बच्चा है। ओके, थैंक यू।